अपना दिल बंद हो रहा हो। सामान गाड़ी की डिग्गी में रखा और निकलने से पहले घर के तमाम खिड़कियां और दरवाजे बंद कर रहा था कि डोर बेल बजी। ये इस वक्त कौन आ गया, मैंने सोचा। ओह, हो सकता है एजेंट हो। ये बात इत्मीनान बख्श थी। मैंने तेज़ी से मेन डोर खोलकर बाहर निकलने के लिए जैसे ही हैंडल पर दबाव डाला, मुझे शदीद करंट लगा। मैंने झटके से हाथ पीछे किया। झटका इतना शदीद था कि मेरे हाथ से फ़ोन नीचे कालीन पर गिर गया। फ़ोन उठाकर जैसे ही सामने देखा तो मुझे लगा कि मेरा दम निकल जाएगा। मेरे सामने अजीबुल खलकत बला खड़ी थी। उसका सर छत को छू रहा था। आंखों की जगह गहरे गड्ढे थे और चेहरे पर गोश्त जगह जगह से लटक रहा था, जिसमें कीड़े कुलबुलाते हुए नज़र आ रहे थे और वो ज़मीन पर भी गिर रहे थे। मैं फटी फटी आंखों से उसकी जानिब देख रहा था कि उसने मेरी जानिब अपने हाथ बढ़ाए, जो लंबे होते होते इस कदर हो गए कि मुझसे महज चंद इंच दूर रह गए। मैंने पलट कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर उस बला के नोकीले नाखून मुझे अपने बाजुओं में पेवस्त होते हुए महसूस हुए और मैं दर्द से बिलबिला उठा। उसने मुझे बच्चों की मानिंद अपने हाथों में उठा लिया। सुबह से शाम हो गई और अरहम का कुछ पता ना था। राफ़िया परेशानी में बार बार उनके सेल पर फ़ोन कर रही थी, मगर फ़ोन बंद आ रहा था, इसलिए वो हद से ज़्यादा परेशान हो रही थी। मगरिब के करीब बारिश शुरू हो गई और अरहम का अभी तक कुछ पता ना था। रात जब अरहम घर नहीं आया तो घर वालों को भी मामले की नज़ाकत का अंदाज़ा हुआ। राफ़िया ने अपने घर वालों को भी अरहम की गुमशुदगी के बारे में बताया तो उसके भाई फ़ौरन राफ़िया और अरहम के घर की तरफ रवाना हो गए। वहाँ जाकर तो अजीबो-गरीब सूरत हाल देखने को मिली। मेन गेट बंद था, जिसको फलांग कर वो अंदर गए तो गाड़ी पोर्च में खड़ी थी। चंद बैग्स डिग्गी में रखे थे और 2 हैंड कैरी बाहर पड़े भीग रहे थे। गाड़ी में भी चाबी लगी थी। दाखिली दरवाज़ा खुला था और अरहम का कुछ पता ना था। रात में वो घर तो वापस आ गए, मगर सुबह राफ़िया और अरहम के वालिद को लेकर सीधे थाने गए और मोबाइल कि हमरा घर आए तो राफ़िया की बहुत बुरी हालत हो रही थी। अव्वल तो वो घर के अंदर जा ही नहीं रही थी, मगर अरहम के वालिद के समझाने पर अंदर दाखिल हो गई। सब कुछ वैसा ही था जैसे छोड़ कर गई थी, सिवाय फ़र्श पर बिखरे मोबाइल फ़ोन के टुकड़ों के, जो लाउंज में हर तरफ बिखरे हुए थे। पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही थी, मगर ये समझ से बाहर था कि अरहम कहाँ गया। पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही थी, मगर ये समझ से बाहर था कि अरहम कहाँ गायब हो गया और फ़ोन इतने टुकड़ों में कैसे बट गया। ऐसा महसूस होता था जैसे किसी ने हथौड़े की ज़रबें लगाकर फ़ोन को चकनाचूर किया हो। सूरत हाल बेइंतहा गंभीर थी। एक जीता जागता इंसान कहाँ चला गया था। सब हैरान थे। पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही थी। आस पड़ोस से भी मालूमात की गई, मगर किसी को कुछ पता ना था। राफ़िया का रो रो कर बुरा हाल था। अरहम की वालदा पर गशी के दौरे पड़ रहे थे। हंसता बसता ख़ानदान एकदम ही जैसे किसी बुरी नज़र का शिकार हो गया था। अरहम को लापता हुए 8 रोज़ गुजर चुके थे जब अरहम के वालिद के नंबर पर थाने से कॉल आई। बड़े साहब, आप ज़रा थाने आ जाएं और मुमकिन हो तो अकेले ना आएं, हमराह किसी को लेते आएं। राफ़िया ने सुना तो वो ज़िद करने लगी कि मैं भी जाऊंगी। बेटा, तुम अपनी सास के पास रुको, तुम्हारी अपनी हालत कहाँ इस काबिल है। राफ़िया की ससुर ने उसको नरमी से समझाया। हालांकि उनका अपना दिल पत्ते की तरह लरज़ रहा था। महसूस हो रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है उनके बेटे के साथ। उन्होंने छोटे बेटे को हमराह लिया और थाने की जानिब रवाना हो गए। रास्ते में राफ़िया के वालिद को भी पहुंचने का कहा। थानेदार साहब ने उनके थाने पहुंचते ही उन्हें अपने पीछे आने का कहा और गाड़ी में बैठकर अरहम के घर की जानिब रवाना हो गए। घर के बाहर पुलिस की मोबाइलें और एम्बुलेंस मौजूद थी। लॉन में चादर से ढांपी गई किसी की लाश रखी थी। ये मंजर उन सब का दिल दहलाने के लिए काफ़ी था। बुजुर्गवार 11 बजे करीब आपके सामने वाले घर से किसी साहब ने कॉल करके कहा कि इस घर में दरख्त से लाश लटक रही है। हमने मौके पर पहुंचकर लाश को दरख्त से उतारा है। लाश की हालत बहुत बुरी है, मगर आपको हिम्मत करनी होगी और शनाख्त के तकलीफ दे अमल से गुजरना होगा। लाश बुरी तरह उधड़ी हुई थी। जिस्म के हर हिस्से से खून रिस रहा था। अरहम की दोनों आंखें नोच ली गई थीं। खोपड़ी को भी जैसे दांतों से चबाया गया था। नरखरा कटा हुआ था। जगह जगह बड़े बड़े दांतों के निशान थे। अरहम के वालिद तो लाश देखकर ही दिल पकड़कर ज़मीन पर बैठते चले गए। रात ही लाश को सद खाने मुंतकिल कर दिया गया और अगले दिन तदफीन भी हो गई। पुलिस ने अपनी रिवायती सुस्ती और नाअहली का मुजाहरा करते हुए केस भी बंद कर दिया। यूँ एक बाब हमेशा के लिए बंद हो गया।
رافعہ پر اس سانحہ کے بعد کیا گزری وہ ایک الگ داستان ہے، مگر یہ راز ہی رہا کہ اس رات ارحم کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ 8 دن کہاں غائب رہا اور 8 دن بعد اس کی لاش کو کس نے درخت پہ لٹکایا؟ کیا وہ اپنی گمشدگی کے دوران زندہ تھا اور جس رات لاش ملی اس رات ہی اس کا قتل ہوا؟ کیونکہ جسم پر لگے زخم اور بہتا ہوا خون میڈیکل رپورٹ کے مطابق بالکل تازہ تھا۔ کیا کھڑکی سے جو لاش ارحم نے لٹکتی دیکھی تھی وہ اس کی اپنی تھی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب نہیں ملا۔ ارحم اور رافعہ کا گھر آج بھی اسی طرح بند ہے اور راتوں میں اکثر وہاں سے کسی کے غرانے اور اذیت ناک چیخوں کی آواز آتی ہے۔ لگتا ہے جیسے کسی کا نرخرا کاٹ دیا گیا ہو اور وہ بھل بھل بہتے خون کے ساتھ چیخنے کی کوشش کر رہا ہو۔